हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल अक्कीपीडिया। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ साइंस के क्वेश्चन जो कि एनडीए एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए थे। और ये जो सेशन रहेगा ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आईएएस प्री एग्ज़ाम आने वाला है और यूपीएससी पिछले पेपर्स में से 2-3 क्वेश्चन पुटअप करती ही है। तो देखते हैं इस सेशन को। चलिए अब देखते हैं प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में है आपके पास कोशिका भित्ति, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य कला यानी प्लाज्मा झिल्ली और राइबोसोम। वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है सूत्रकणिका। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो ये चित्र जो दिखाया गया है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है। तो इसको हम प्रारंभिक कोशिकाएं भी बोलते हैं क्योंकि ये एक कोशिकीय होती है, इसमें एक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिका होती है। इसमें केंद्रक कला नहीं पाया जाता है, केंद्रक कला इसमें नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है और केंद्र के जो पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। इन कोशिकाओं के कला विहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक भी कहते हैं। तो इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, तारककाय, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःद्रव्य जालिका ये नहीं पाई जाती हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। और हमारे क्वेश्चन में पूछा भी गया था इनमें से कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन में था माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कौन कौन नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता है, गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है, तारककाय नहीं पाया जाता है और अंतःद्रव्य जालिका भी इसमें नहीं पाई जाती है। फिर भी 70S प्रकार के राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं और इनमें जो है वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबंध नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन से संबंध नहीं होता है इनका डीएनए। और नीले हरे शैवालों तथा जीवाणुओं में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, नीले हरे शैवालों में और जीवाणुओं में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली जो झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है। और ये इसका हिंदी वर्जन है। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में देखिए इसका वीडियो पॉज करके। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा एक विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के लिए सही नहीं है। ऑप्शन में रासायनिक उद्योगों में अपचायक पदार्थ या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। सेकंड ऑप्शन, कागज कारखानों में काष्ठ लुगदी के विरंजन या ब्लीचिंग के लिए इसका उपयोग होता है। थर्ड, पेयजल के बीज संक्रमण यानी रोगाणु नाशन के लिए इसका प्रयोग होता है। या फिर वस्त्र उद्योग में वस्त्र या लिनन के विरंजन के लिए इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर अपना दीजिए कौन सा यहाँ पर गलत है। तो यहाँ गलत है ये ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर है। देखिए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर की। विरंजक एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीडेशन के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। आम रासायनिक विरंजक में घरेलू क्लोरीन ब्लीच जो लगभग 3 से 6% सोडियम या फिर हाइपोक्लोराइट NaOCl का विलयन होता है। ये 3 या 6% सोडियम हाइपोक्लोराइट यानी NaOCl का विलयन होता है। विरंजन पाउडर जो है वो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट होता है। विरंजन जो पाउडर होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। और अब इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। तो वस्त्र व कागज उद्योग में विरंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। पेयजल को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक में भी इसका प्रयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा गया था, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है। ऑप्शन में एक स्ट्रैंडेड यानी रज्जुक वृत्तीय डीएनए या फिर द्विक स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर एक स्ट्रैंडेड आरएनए या द्विक स्ट्रैंडेड आरएनए। वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा टफ है तो आंसर थोड़ा संभल के दीजिएगा। तो यहाँ सही आंसर है एक स्ट्रैंडेड आरएनए। ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है एड्स का, एड्स के वायरस का। ये एड्स के वायरस का चित्र है और यहाँ आपको सब इसके अंदर के पदार्थ बताए गए हैं, आनुवंशिक से लेके इसकी पूरी संरचना बताई गई है। तो एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से जो पीड़ित मानव शरीर होता है वो संक्रामक बीमारियों जो कि किससे फैलती हैं, जीवाणु और विषाणुओं से होती हैं, उनके प्रति अपनी प्राकृतिक प्रतिरोधी शक्ति खो बैठता है। क्योंकि जो HIV होता है जिससे कि एड्स होता है वो रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ यानी लसिका कोषों पर आक्रमण कर देता है और इसी कारण हमारा शरीर बीमार हो जाता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग जो है वो श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन में है श्वसनी जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं, बोमन संपुट, डायफ्राम या फिर श्वास नली जिसको इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। तो यहाँ अपना आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है इनमें से? तो यहाँ बोमन संपुट जो है वो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि बोमन संपुट जो है वो वृक्क का भाग है। वृक्क यानी किडनी, गुर्दे का भाग है, यानी श्वसन तंत्र का भाग है। ये श्वसन तंत्र का भाग नहीं है बोमन संपुट। देखिए आपको ये चित्र दिया है श्वसन तंत्र का, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में देखिए इसका कि कौन सा तंत्र कहाँ पर है, कौन सी नली कहाँ पर है और कौन कौन से इसके अंग हैं श्वसन तंत्र के। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा तंत्र का अंग कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो कंफ्यूज करता है। इसको अच्छे से देखिए एक बार। और ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जिसको हिंदी में समझ में नहीं आता वो इसको इंग्लिश में देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़ी मेहनत से ही इनको लाता हूँ मैं आपके सामने। प्रश्न पूछा गया था, पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थैलोफाइट्स में सुवेदित शरीर अविकल्प होता है। सेकंड ऑप्शन, फ्यूनेरिया जो है वो एक कवक या फंगस है। थर्ड ऑप्शन, सभी टेरिडोफाइट जो है वो पुष्पोद्भिद या फेनरोगम होते हैं। और चौथा ऑप्शन जो है वो ब्रायोफाइट्स में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ ये चौथा ऑप्शन सही है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले पादपों का वर्गीकरण देखते हैं। पादपों का वर्गीकरण दो तरह से किया हुआ है, अपुष्पीय पादप जिसको बीज रहित और पुष्पीय पादप जिसको बीज युक्त बताया गया है। तो अपुष्पीय पादप में ही आपके थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आते हैं। और थैलोफाइट्स में देखो आपको दिखाई दे रहे हैं शैवाल, कवक किसके हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये कौन है? अपुष्पीय पादप है जिनमें पुष्प नहीं लगता है। प्रश्न पूछा गया था, उच्चतर से निम्नतर की ओर जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के स्तरों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहले फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली या जीनस। मतलब ये ऑप्शन है, आप देखिए ए, बी, सी और डी। वीडियो पॉज करके अपना आंसर देखिए और अच्छे से इसका आंसर दीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए अपने। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखिए अध्ययन की दृष्टि से जीवों को उनकी शारीरिक संरचना और रूप और कार्य के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। तो पहले है, सबसे पहला आता है किंगडम, जिसको उसमें दिया नहीं है लेकिन फाइलम से स्टार्ट किया। किंगडम के बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद जीन्स, उसके बाद स्पीसीज। तो इस प्रकार जीवों को 6 वर्गों में बांटा गया है, 6 वर्गों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल है, तो आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही है, ये क्रम सही है। प्रश्न पूछा गया था, पादपों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में। मेरिस्टेमी ऊतक यानी विभाजक ऊतक जिसको हिंदी में बोलते हैं, विभाजन करने वाले ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं, ए, बी, सी और ये डी। तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर देखिए और अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और अपना आंसर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इसका आंसर डी है। इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में ही वृद्धि होती है। तो ये है मेरिस्टेमी ऊतक या विभाजन करने वाले ऊतक। चलिए व्याख्या कर लेते हैं मेरिस्टेम ऊतक की। अच्छा, मेरिस्टेम ऊतक यानी विभाजन ऊतक किसे कहते हैं? तो पादपों में विभाजन की क्षमता वाले कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमिक ऊतक कहते हैं। और जो ये विभाजन ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो समान व्यास वाली आयताकार और बहुभुजी होती हैं। तो आपको यहाँ 3 प्रकार दिए गए हैं मेरिस्टेमी ऊतक के। तो एक है एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस प्लास्टर में CaSO4 के 2 फॉर्मूला यूनिट से सहभाजन या साझा करती है? तो ऑप्शन में है 1, 2, 5, 10। वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है 1। यहाँ ए ऑप्शन सही आंसर है। देखिए क्योंकि आपको पता है कि
जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र वो है CaSO4.12H2O। तो हमें प्रश्न में बोला गया था कि CaSO4 के 2 अणु के साथ वाटर का कितना अणु साझा करेगा, तो एक अणु। तो हाँ, क्योंकि जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। अगर हम उसको 2 कर देंगे तो H2O का अणु 1 हो जाएगा, क्योंकि जिप्सम जो होता है वो CaSO4.2H2O होता है। उसको एक गर्म करके हम क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। प्रश्न पूछा गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की जहरीली प्रकृति होने का कारण क्या है? पानी में इसकी एबिलेता, रुधिर वर्णिका से सम्मिश्र बनाने की इसकी योग्यता, या कुछ धातु ऑक्साइडों का अपचयन करने की योग्यता, और एक सिग्मा बंद होने का इसका गुणधर्म। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर है रुधिर वर्णिका से सम्मिश्र बनाने की इसकी योग्यता। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CO होता है। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। आमतौर पर जब कोई सांस लेता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। तो हीमोग्लोबिन की मदद से ही ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से होकर शरीर के अन्य हिस्सों तक जाती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघने से जो हीमोग्लोबिन के जो अणु होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और शरीर का पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभावित हो जाता है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण शरीर के सेल्स मरने लगते हैं और हमारे दम घुट जाती है। प्रश्न, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत अंतरित किए जाने के लिए, यानी विद्युत संकेत ट्रांसफर किए जाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? लिथियम, सोडियम, रुबिडियम या सीजियम? वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ आंसर है सोडियम। सोडियम तत्व आवश्यक होता है किसके लिए? विद्युत संकेत ट्रांसफर करने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? संकुचनशील यानी फैलने और चौड़ने वाले। तो ऑप्शन में तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, अस्थि ऊतक या फिर रुधिर ऊतक। तो यहाँ सही आंसर है पेशी ऊतक यानी मसल टिश्यू, मसल्स टिश्यू। चलिए थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं पेशी ऊतक या मसल टिश्यू की। तो कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है जो समस्त अंगों में गति उत्पन्न करता है। तो इसमें जो क्या है, पेशी ऊतक में सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है, अच्छा, कमेंट में मुझे ये बताइए कि मानव शरीर में मांसपेशियां कितनी पाई जाती हैं? और अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। और कुछ प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होता है। तो जो प्रोटीन है जो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के मुख्य अवयव हैं और शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ये बहुत आवश्यक हैं। प्रोटीन जो है वो त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना भी है। अगला प्रश्न, यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की भित्तियों की अम्ल स्रावी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन से एक जैव अणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगा? क्वेश्चन को समझिए, दोबारा से अच्छे से रिपीट करके पढ़िए एक बार। और यहाँ ऑप्शन है केवल प्रोटीन, लिपिड, केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है केवल प्रोटीन, यहाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए, किसका गलनांक न्यूनतम है क्षार धातुओं में से? तो यहाँ सही आंसर है सीजियम का जो गलनांक है वो न्यूनतम है। सीजियम का परमाणु क्रमांक 55 होता है और इसका जो परमाणु भार है वो 132.81 या 133 के बराबर होता है और ये एल्कली समूह यानी क्षार धातु है सीजियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में से किस एक को नाभिकीय रिएक्टरों में ऊष्मा अंतरण हेतु यानी ऊष्मा का ट्रांसफर हेतु सोडियम से मिश्रित किया जाता है? ऑप्शन में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या स्ट्रोंशियम। वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है पोटेशियम यहाँ सही आंसर है। सोडियम के साथ मिश्रित करके इसको रिएक्टरों में यूज़ किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊष्मा ट्रांसफर के लिए।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।